तो दो शब्द आपको मिलेगा, एक राज व्यवस्था और दूसरा भारतीय संविधान। आमतौर पे दोनों को एक ही समझ लिया जाता है कि हम राज व्यवस्था बोले या भारतीय संविधान बोले एक चीज है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो उस अंतर को हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं ताकि आपको बीच में किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो। राज व्यवस्था का जहां तक संबंध है, इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी बोलेंगे। भारतीय राज व्यवस्था को इंडियन पॉलिटी और भारतीय संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या हुआ कि जो आर्टिकल्स हैं यानी जो अनुच्छेद हैं हमारे 1 से लेकर करके 395 तक, इसके अलावा जो भाग हैं 22, इसके अलावा जो शेड्यूल हैं यानी अनुसूची हैं यानी 12, इन सभी का अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान में। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भारतीय संविधान में लिखी हुई बातें नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं नीति आयोग, जो हमारे भारतीय संविधान में लिखी हुई बातें नहीं हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं इंटरनेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो रिलेशंस है वो ये हमारे भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं है। बहुत सारे प्रेशर्स ग्रुप हैं, किसी प्रेशर्स ग्रुप का हमारे भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है। या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी टॉपिक्स जो नहीं है और उससे निकली हुई है यानी डिराइव्ड है। तो ये सब को अगर शामिल कर लेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी और उसके साथ उससे निकली हुई संवैधानिक बातों को, तो इसी को हम लोग राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये इंडियन पॉलिटी कहेंगे। तो हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो पढ़ना है आपको, वो क्या पढ़ना है? भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान भी पढ़ेंगे हम लोग, और भारतीय संविधान के साथ साथ जो उसके अनुषंगी विषय है, उससे रिलेटेड चीजें हैं, वो बात उसमें लिखी हुई नहीं है लेकिन उससे डिराइव्ड है, निकली हुई हैं, उन सभी चीजों को, दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि जो हमारे शासन व्यवस्था को जो फैक्टर प्रभावित करेगा, उन सभी फैक्टर को हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो टॉपिक जो आपका है, जो सिलेबस है, वो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिलेबस क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था। शुरू करें। तो जैसा कि अब भारतीय संविधान को पढ़ाना है हमें, आपको पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है कि आखिर हमारा संविधान है क्या। तो यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहे तो ये एक देश का दस्तावेज है, एक कंट्री का डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें इस देश को चलाने के नियम, रेगुलेशंस सब लिखे हुए हैं और हमें इसी के अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है। एक सिंपल सी बात। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा द्वंद्व जुड़ा हुआ है, और वो द्वंद्व ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में ये कहा जाता है
कि इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ? निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ये पहले से नहीं था। और निर्माण जिसने किया वो एक बॉडी थी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा। कहा जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इस संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक निश्चित बॉडी के द्वारा निश्चित समय में इसको बनाया गया और इसको लिखा गया। ऊपरी तौर पर देखने में ये बात बिल्कुल तरीके से सही है कि हमारा संविधान एक निर्मित संविधान है, लेकिन इसके पीछे की बात यह है कि ये जो हमारा संविधान है वो केवल निर्मित नहीं है, केवल इसका निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि वास्तविक बात यह है कि ये एक विकास का प्रतिफल है। ये क्या है? विकास का प्रतिफल है, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी ये जो बोलते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ, ऐतिहासिक रूप से ये गलत है। अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो अब इससे एक नई बात खुल गई कि हमारा संविधान सिर्फ लिखित और निर्मित नहीं है, बल्कि हमारा संविधान विकसित भी है, और इसीलिए इसकी महत्ता है। आप एक प्रश्न अपने मस्तिष्क में उठा सकते हैं कि क्यों नहीं इसे बदल दिया जाए, क्यों नहीं इसके जगह पर दूसरा संविधान ले आया जाए। तो यह संभव नहीं है। यह संभव इसलिए नहीं है कि इसको किसी व्यक्ति ने मनमर्जी से नहीं बनाया। ये जो संविधान सभा में 299 लोग बैठे हुए थे, उनके इच्छाओं का प्रतिफल संविधान नहीं था, बल्कि इस संविधान को बनने में कई पीढ़ियों ने अपने खून और पसीने बहाए, अपनी जिंदगियां तबाह कर दी, और इसके एक एक इस संविधान के अनुच्छेद उनके कुर्बानियों से निकला हुआ अनुच्छेद है। तो यदि इसके व्यवस्था को आप परिवर्तित करना चाहेंगे तो फिर देश उसी युग में चल जाएगा जिस युग को समाप्त करने के लिए 2 दशकों तक हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी। इसका जवाब यह है। इसलिए हमारा संविधान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब ये जो विकसित डेवलप्ड शब्द है, अब हम इस पे आते हैं। आज का क्लास इसी पर फोकस होगा कि आखिर कैसे विकास किया। तो अब तीसरा स्लाइड लेते हैं और उसको समझाते हैं आपको। तो उसमें जो चीजें हैं, जो शीर्षक बनेगा वो बनेगा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे देश के संविधान का विकास कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। यहां से आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी चीज बताए उसको अपने नोटबुक में आप लिखिए और लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर करके एक अलग नोटबुक बनाइए। हम बोर्ड ही पर आपको सारा चीज लिखा देंगे। इससे होगा ही, किताबें बहुत सारी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन क्लास जब आप कर रहे हैं तो उस क्लास को करने के क्रम में आप मेहनत कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ है और आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेहनत कर रहे हैं। इस पर होमवर्क अगर करके लाते हैं आप, यानी एक टॉपिक्स का पूरा नोट्स बना लेते हैं, तो ये आपको पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा और ये आपकी अपनी चीज होगी। तो असल पढ़ाई यही है। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने कॉपी में जो भी डायग्राम बनाएं या जो भी हम कह रहे बातों को, उसको आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, और फिर बाद में किसी तरह का आपको कंफ्यूजन हो, बातें समझ में नहीं आए, तो क्लास के डिस्पर्सल्स के बाद आप हमसे व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो बढ़े आगे। तो जैसा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जहां तक प्रश्न है, तो इसमें है कि कहां, किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे देश में जो व्यवस्थाएं चल रही थी प्राचीन काल से, वो एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी, एक मोनार्कियल सिस्टम्स था, जिसमें राजा ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का हेड होता था। दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में भी कमोबेश यही स्थिति रही। शासन के स्ट्रक्चर रहे, लेकिन उसमें निरंकुशता रही। जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो इन लोगों ने एक नई व्यवस्था लाई, एक नया शासन तंत्र लाया, जिस शासन तंत्र में वो खुद तो एक्सप्लॉइटर थे, लेकिन उनके शोषण के खिलाफ, उनके एक्सप्लॉइटेशंस के खिलाफ, उनकी सत्ता के स्थापना के साथ ही साथ भारतीयों का विरोध भी होना शुरू हुआ। कहा जाता है कि 1757 से लेकर के 1857 का ये जो 100 वर्षों का काल है, इसमें छोटे बड़े लगभग 200 विद्रोह हुए। लेकिन इन विद्रोहों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि आपस में कभी मिल नहीं पाए। क्षेत्रीय आधार पर किया गया। अंग्रेजों ने इन विद्रोहों के प्रति या तो दमन की नीति अपनाई या फिर उनकी कुछ मांगों को मान लिया, और इस ढंग से सभी विद्रोह की कृत नहीं हुए और ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। तो अंग्रेजों को अपने आरंभिक बेला में ही इस बात का एहसास हो गया था कि हमारे शासन का विरोध होता रहेगा, और इस विरोध को शांत करने के लिए सिर्फ दमन की नीति ही आवश्यक नहीं है, सिर्फ कुछ दे देने की नीति ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक सुधार भी करने पड़ेंगे, कुछ शासन व्यवस्था में परिवर्तन भी करना पड़ेगा, तभी हम यहां अस्थायी रूप से शासन कर सकते हैं। तो ब्रिटिशों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में शासन व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया, तो इसी सुधार से भारतीय संविधान का निर्माण होना शुरू होता है। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश शासन काल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए कौन कौन से आधार तैयार हुए, और उसी आधार पर अंत में 1935 का अधिनियम पारित हुआ। और यही वजह है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 208 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू 1935 के अधिनियम से ले लिए गए।
तो 2/3 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक्चुअली में ब्रिटिश शासनकाल में ही निर्मित हो चुका था। और जो बाकी 1/3 की बात है, उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जो विदेशी संविधानों से अंगीकृत किया गया, जो अच्छी अच्छी बातें थी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो भारतीय नेताओं का अपना व्यक्तिगत योगदान था। तो 3 कॉन्टेक्स्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। क्लियर? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं, नजरसानी करते हैं, तो ये पता चलता है कि ब्रिटिश शासन का 2 स्वरूप था। एक स्वरूप ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। कब से कब तक? बोलिए, कुछ आप लोग ही बोलते रहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब से कब तक शासन किया? तो 1757 से लेकर करके 1858 तक। ठीक है भाई, जब कानून बना कर करके उसके शासन को समाप्त करेंगे तभी ना, उसी को ना मानेंगे। आप विद्रोह को मान रहे हैं। विद्रोह हुआ तो उस समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जब महारानी विक्टोरिया ने अपना 1 नवंबर 1858 को डिक्लेरेशंस किया, तब यहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1858 पारित किया और उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब कब से कब तक मानिएगा? 1757 से लेकर के 1858 तक। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान देना अनिवार्य इसलिए है कि आप जो आपको ऑब्जेक्टिवली वहां ऑप्शन अगर दे देगा और दिमाग में 57 बैठा के जा रहे हैं, तो आप उसी को मार के आइएगा और ताल ठोकिएगा कि हमने सही मारा। इसलिए कुछ सूक्ष्म बिंदु को भी आपको देखते हुए चल रहा है। ठीक है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड था जो आपको 1757 से लेकर के 1858 ईस्वी तक था। ठीक है? तो इस पीरियड में जो एक्ट बने, उसका उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाले अधिनियम। ठीक है? अब 1858 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। ब्रिटिश सम्राट का, ये कह लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का। पहले कंपनी यहां से शासन कर रही थी, अब डायरेक्ट लंदन से शासन यहां होने लगा। तो इसका जो पीरियड था वो 1858 से लेकर करके 1947 तक हुआ। ठीक है? तो इस पीरियड में ब्रिटिश क्राउन को सुदृढ़ करने वाले अधिनियम, कि ऐसा अधिनियम बनाओ कि ब्रिटिश क्राउन जो है का शासन मजबूत हो। तो इसलिए इसको शीर्षक हम लोग देते हैं ब्रिटिश क्राउन को सुदृढ़ करने वाले अधिनियम। यानी भारतीय संविधान के विकास के क्रम में 2 तरीके की घटना हुई। एक घटना तो यह हुआ कि कुछ अधिनियम ऐसे बनाए गए, कुछ चार्टर एक्ट ऐसे बनाए गए जिसका उद्देश्य था कि कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करे कौन? ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश क्राउन का भारत पे प्रत्यक्ष शासन नहीं था, वाया मीडिया था, और मिडिलमैन कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने जब प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया,
तब उसका उद्देश्य, उस पीरियड में जो अधिनियम बने, जो एक्ट बने, उसका उद्देश्य था कि उस ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को कैसे भारत में मजबूत किया जाए। तो दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे और दोनों कालों में अलग अलग अधिनियम बने। तो आज के क्लास में पहले उसको हम बता देते हैं कौन कौन से अधिनियम बने। सबसे पहला जो बना था, बोलिए क्या बना था? वेरी गुड, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसके बाद दूसरा कौन बना था? बोलिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सबको इनलार्ज करके हम पढ़ाएंगे आपको। पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद कौन बड़ा था? 1793 का एक्ट। उसके बाद कौन बना? 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद कौन बना? 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद कौन बना? तो 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये कुल 6 एक्ट इस पीरियड में जो प्रथम चरण था बना। इसके बीच में 2 संशोधनात्मक अधिनियम भी बने। एक 1784 से पहले, उसको रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए, वही बीच में पढ़ा देंगे, वो मेन एक्ट नहीं था। और एक 1786 में छोटा सा एक्ट बना था, जिसका उद्देश्य यह था कि कार्नवालिस को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो जब पढ़ने लगेंगे तो उस क्रम में हम बता देंगे। अब देखिए, जो दूसरा खंड है उसमें कौन कौन से बने। तो सबसे पहला जिस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, उसके लिए 1858 का अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया। इसी वर्ष जो है महारानी विक्टोरिया ने भारत के लिए घोषणा की थी, वो भी इसमें शामिल होगा। अब देखिए, यहां से जो परिवर्तन होता है, तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं हमने अपनाया? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों अपनाया? क्योंकि इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में ही हो गई थी। और उसके पीछे कारण यह था कि इस देश में इतना ज्यादा हर स्तर पर विविधता थी, हर स्तर पर अलग अलग आकांक्षाएं थी, कि उसकी पूर्ति प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में नहीं हो सकता था। उन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति, सभी लोगों को देश के शासन व्यवस्था में समाहित करने का जो उचित मार्ग था, वो ये था कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अब जो शासन के लिए स्वरूप बनने लगा, तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि 100 वर्ष हो गए, इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। आखिर यह विद्रोह क्यों नहीं हुआ? और 57 में विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ? तो रिसर्चर ने रिसर्च करके बताया ब्रिटिशों को कि इसका मूल कारण यह था कि भारतीयों को आप शासन व्यवस्था में भागीदार नहीं बनाए, उनकी भावनाओं को आपने नहीं समझा। इसीलिए वो एक बड़े विप्लव के रूप में, एक बड़े रिवोल्ट के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। और यदि आप पुनः उसी नीति को अपनाएंगे तो फिर 1857 से बड़ा भी विद्रोह होगा। बात समझ में आई? तो
इसलिए अब जो एक्ट बनना शुरू हुआ उसका उद्देश्य यह था कि हम भारतीयों को भी ब्रिटिश शासन में सहभागी बनाएं। और जब इसकी शुरुआत हुई 1861 के भारतीय शासन अधिनियम से, भारतीय परिषद अधिनियम से, तो ग्रेजुअली भारतीयों ने भी फिर उस परिषद में, उस काउंसिल में और अपने अधिकार की मांग करने लगे और फिर भारतीयों को धीरे धीरे जो है वो उसमें और अधिकार दिया जाने लगा। इस ढंग से पार्लियामेंट्री सेटअप हमारे देश में डेवलप हुआ। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला 1858 का अधिनियम, तो इंग्लिश में आप ऐसे भी एक्ट ऑफ 1858 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दूसरा जो था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। यहां जो परिषद सब में आएगा, इसी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था और दिया जाना शुरू हो गया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है? जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखना है और जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखना है। यहीं से भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ गवर्नर जनरल की परिषद में। और गवर्नर जनरल की परिषद का जो विधायी रूप डेवलप हुआ, लेजिस्लेटिव रूप, जिसमें कानून बनता था, तो उसी में भारतीयों को रखा जाने लगा। शुरू में सिर्फ 3 भारतीयों को रखा जाने लगा और ये संख्या ग्रेजुअली जो है वो बढ़ती चली गई। तो हम लोग हर एक्ट को जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे ग्रेजुअली बढ़ा है। ठीक है? उसके बाद 1893 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1893। ठीक है? उसके बाद चौथा था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है? अब उसके बाद थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। छठा था 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम,
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935। इतने सारे अधिनियम या चार्टर एक्ट बने जिनके अंतर्गत भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग बनकर के निर्मित हो गया था। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो उसको 208 अनुच्छेदों के रूप में हूबहू जैसे 1935 के एक्ट तक पहुंचा था भारतीय संविधान, उसको भारतीय संविधान में रख दिया। तो इस ढंग से विकास हुआ। ये सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड दिए हैं, एक फ्लो चार्ट दिया है कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। बात क्लियर हो गई। अब हम एक एक पॉइंट को अलग अलग कर करके आपको बताएंगे कि किस एक्ट में कौन कौन सा प्रोविजंस था। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत आते हैं। साथ ही साथ जो हिस्ट्री रखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो उसमें ऑप्शनल में इस पर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जीएस में, मेंस में इस पर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आपके लिए इंडियन पॉलिटी का ये खंड इस ढंग से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे बढ़े, इस पर कोई प्रश्न? सभी कुछ समझ में आ गया? कोई ऐसा शब्द जो आप स्पष्ट नहीं हो पा रहा है? देख लीजिए एक बार, कहीं पर द्वंद्व जो आपके मस्तिष्क में था और वो खत्म नहीं हुआ। सभी कुछ ठीक हो गया, सभी कुछ समझ गए आप लोग, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, नियम के रूप में हम लोग को जो पहला टॉपिक इस फ्लो चार्ट के मुताबिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी बता दीजिए। तो इसी से शुरू कर दो। नहीं, इसके पहले भी, इसको पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि आखिर कंपनी आई कैसे। कंपनी आई तब तो उस पर एक्ट लागू हुआ। तो कंपनी के पहले इतिहास को हम लोग जान लें, तब अच्छा से पढ़ने में मजा आएगा। तो उसके लिए एक शीर्षक हम बनाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये भी 3 शीर्षकों में होगा। सबसे पहले इसका स्थापना कैसे हो वो देखेंगे। दूसरा खंड में हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको किस प्रकार के प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सामना करना पड़ा। इतना आसान से ही अपना पैर भारत में नहीं जमा पाया शुरुआती दौर में। और तीसरे में देखेंगे कैसे भारत में अपने शासन को स्थापित कर लिया। और जब स्थापित कर लेगा तब फिर प्रश्न उठेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट चीखेगी कि आखिर इस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। ये थी तो एक व्यापारिक कंपनी, इसको हमने भेजा था व्यापार करने के लिए, शासक कैसे बन गए? शासक तो हम हैं। तब फिर कानून के माध्यम से इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो अब शुरू करते हैं कि इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था कैसे। तो इसके स्टैब्लिशमेंट में एक शब्द आपको ध्यान देना होगा, ईसाई धर्म मूल्य। यानी क्रिश्चियनिटी
रिलीजियस राइट। इस मुद्दे के आधार पे कंपनी स्थापित हुई। मुद्दा क्या था कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना से पहले ही यूरोप की एक जो कंपनी थी डच लोगों का, वो इंडोनेशिया से व्यापार कर रही थी। इस व्यापार करने का मूलभूत उद्देश्य सिर्फ एक था, और वो था कि दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों से काली मिर्च की प्राप्ति। ब्लैक पेपर, जो गोल मिर्च हम लोग बोलते हैं, काली मिर्च, वो एक मसाला का आइटम है और यूरोप में उसकी बहुत मांग थी। यूरोप में मांग के पीछे जो कारण उत्तरदायी था वो ये कि यूरोप के लोग मांसाहारी थे और वहां एक 3 महीने का समय या इंटरवल ऐसा वर्ष में आता था जिसमें पशुएं उनकी मर जाती थी या हाइबरनेशन में चली जाती थी। तो वो उन पशुओं के मांस को 3 महीना सुरक्षित रखना चाहते थे तो सड़ जाता था। तो गोल मिर्च लगा करके अगर रखते थे तो सड़ता नहीं था और फिर वो उसका सेवन करते थे और उससे भोजन टेस्टी भी हो जाता था। तो इस तरीके से यूरोपीय देशों में काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का काफी इंपॉर्टेंस था, काफी डिमांड था, जिसका व्यापार उस समय डच कंपनी कर रही थी और खूब लाभ कमा रही थी। तो इसी ब्लैक पेपर का यानी काली मिर्च का डच कंपनी क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। कहां से कर रही थी? तो दक्षिणी पूर्व एशिया के एक देश था इंडोनेशिया से। ठीक है, तो इसी काली मिर्च को ब्रिटिश व्यापारियों ने मांगा और ब्रिटिश व्यापारियों ने जो मांगा वो किससे मांगा? तो डच से। ये जो मांग थी, इसी समय उसने कहा कि हमें ये जो काली मिर्च दो वो ईसाई मूल्य पर दो। ईसाई मूल्य क्या हुआ? तो ईसाई मूल्य ये वह मूल्य हुआ कि तुम भी ईसाई हो, हम भी ईसाई हैं, तो जिस मूल्य पर तुम इंडोनेशिया में खरीदते हो, ईसाई होने के नाते तुम उसी मूल्य पर हमें दो, उसमें हमसे लाभ नहीं कमाओ। तो इस ईसाई मूल्य का डच कंपनी ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि नहीं, तुमको हम नहीं देंगे। अब इस इनकार का जो है प्रतिक्रिया भी हुआ, रिएक्शंस भी हुआ कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे उन्होंने 24 सितंबर 1599 ईस्वी को 1599 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ से मिले। उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ से मिलकर एक नई कंपनी बनाने का, नई एकाधिकारी मोनोपोली कंपनी हेतु चार्टर मांगा।
चार्टर का मतलब क्या हुआ? आज्ञा पत्र। यानी हमें भी ब्रिटेन का एक ऐसा व्यापारिक कंपनी बनाने की अनुमति दी जाए जो पूर्व के साथ व्यापार करे और ब्रिटेन का वो सिर्फ एकमात्र कंपनी हो, महारानी और किसी दूसरी कंपनी की स्थापना ना करे। तो उस समय जो है थोड़ी राजनीतिक परिस्थितियां गड़बड़ चल रही थी लंदन की, ब्रिटेन की, तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन ब्रिटिश महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को चार्टर का मतलब यहां पर क्या हुआ? अनुमति, चार्टर प्रदान कर दी। तो ये चार्टर जो दिया, ये जो अनुमति दिया वो 20 वर्षों के लिए दिया। बात समझ में आई कि आप 20 वर्षों के लिए दे रहे हैं, 20 वर्षों के लिए आप व्यापार कीजिए और उसके बाद जो है हम सोचेंगे कि और आपको अधिकार दिया जाए कि नहीं दिया। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जिस कंपनी की स्थापना हुई या जिस कंपनी का निर्माण किया गया, जो लेटर इश्यू किया गया, उस कंपनी का नाम था पूर्वी हिंद देशों के साथ व्यापार करने वाली लंदन के व्यापारियों की कंपनी। इतना लंबा नाम था और इसको इंग्लिश में बोलते थे द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज। ठीक है, असल जो डिक्लेरेशन था संस्था का वो इस नाम से था और इसी को संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। हम लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, उसका एक्चुअली में नाम क्या था जो मैंने बोर्ड पर लिखा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए कि ये जो द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, ये कैसी कंपनी थी, आखिर क्यों बना था ये? तो इसके पीछे, इस कंपनी के पीछे जो एक शब्द उत्तरदायी था, या एक उस समय नया वाद पैदा हो गया था। वाद का मतलब विचारधारा। आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक विचारधारा पाया जा रहा था उस समय यूरोपीय देशों में, उसको हम लोग बोलते थे वाणिज्यवाद। क्या? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। ठीक है, ये वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म था क्या चीज? तो राष्ट्रवाद से उदित एक विचारधारा थी। देखिए, राष्ट्रवाद बिल्कुल एक आधुनिक विचारधारा है। नेशनलिज्म जो एक ऐसी विचारधारा जिसमें अपने देश से मोहब्बत करना की बात लोग करते हैं, तो ये आधुनिक काल से पूर्व में, यानी मध्यकाल में या प्राचीन काल में नहीं पाया जाता था।
अपने देश से मोहब्बत की भावना का यूरोप में विकास आधुनिक काल की देन है। और जब ऐसी विचारधारा पैदा हुआ तो जो व्यापार हो रहा था उस पर भी उस विचारधारा का राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। और वो प्रभाव ये पड़ा कि अब व्यापार केवल व्यापारियों के लाभ के लिए नहीं होगा, अब व्यापार जो भी होगा वो देश के लाभ के लिए होगा। तो देश के लाभ के लिए जब व्यापार होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़े पैमाने पे होगा, और उस व्यापार से उस देश की राजनीतिक शक्ति मजबूत होगी। तो आर्थिक गतिविधियों के कारण राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने का जो सम्मिलित प्रयत्न या विचारधारा था उसी को वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म कहते हैं। बात समझ आ रही है? इतना ऊंचा और आदर्श विचारधारा था। तो इस वाणिज्यवाद को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यूरोप में दो प्रकार की कंपनियां स्थापित हुई। कंपनी का एक रूप नहीं था, कंपनी का दो रूप था। एक रूप जो था उसको कहते थे नियमित कंपनी। नियमित कंपनी यानी रेगुलर कंपनी, या जनरल कंपनी भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा जो कंपनी का रूप था उसको बोलते थे संयुक्त पूंजी कंपनी। क्या बोलते थे? आप लोग दोहराइए भी ताकि शब्द जहन में बैठ जाए और आपका अपना बन जाए। इसको इंग्लिश से बोलते थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसको समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यह कि पहले जो मर्केंटिलिज्म जब नहीं था तो व्यापारी लोग व्यक्तिगत प्रयत्न से व्यापार करते थे, यानी अपना पैसा पॉकेट में रख लिए, नाव पर ये जहाज में बैठ गए, पता चला कि उस देश में ये सामान सस्ती है, वहां से खरीद के पता चला ये सामान उस देश में महंगी बिकती है, वहां जाके बेच के लाभ कमा लिया। तो व्यापार का यह रूप व्यक्तिगत व्यापार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह सीमित मात्रा में होता था, इसमें कम लाभ थे। जब वाणिज्यवादी विचारधारा मर्केंटिलिज्म थॉट जब उभर कर सामने आया, जिसका उद्देश्य था कि अब व्यापार से जो आर्थिक लाभ हम कमाएं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट कमाएं, वो सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं हो बल्कि उसका सदुपयोग हम राष्ट्र के लिए करें और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करें ताकि राष्ट्र राजनीतिक रूप से सशक्त हो और मजबूत हो। तो उसके लिए कंपनी बनी। अब कंपनी दो तरीके की होती थी। कंपनी जब बन गई तो इसका अर्थ हुआ कि व्यापार अब व्यक्ति नहीं करेगा, व्यापार कौन करेगा? कंपनी करेगा। क्लियर? लेकिन व्यापार करने में कंपनी के तरीके भी दो तरीके से थे, इसलिए दो तरीके की कंपनी उभर कर सामने आई। ये जो जनरल रेगुलर कंपनी या नियमित कंपनी थी, इसमें एक कंपनी बना करके जो साझेदार थे वो सब पूंजी इकट्ठा कर लिए, कंपनी के नाम से व्यापार करने लगे, लेकिन वो इंडिविजुअली व्यापार करते थे। कंपनी सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देती थी कि आपका माल डूब गया तो इंश्योरेंस दे देंगे, कोई चोर डाकू होगा तो उससे बचाएंगे, किसी देश के राजनीतिक सत्ता आपको कोई अड़चन डाल रही है तो उसको हम दूर करेंगे। तो ये सब कंपनी का दायित्व था। लेकिन व्यापारी अपने व्यक्तिगत रूप से या फिर 4, 5, 10 व्यापारी मिल गए और वो लोग एक साथ पैसा इकट्ठा करके और सब साथ गए सामान लेकर करके और लाभ कमा करके फिर पैसा को आपस में बांट लिया। तो इस तरीके से जो कंपनियां थी उनको हम लोग नियमित या रेगुलर कंपनी के नाम से जानते थे।
लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी क्या था? तो इसमें जो कंपनी के भागीदार थे, यानी अपना पैसा लगाने वाले, उनको अपना पैसा दे देना पड़ता था। वो व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में नहीं जाते थे। व्यापार कौन करता था? तो कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाता था, निदेशक मंडल, जिसका एक हेड होता था जिसको गवर्नर कहते थे। वो कंपनी के भागीदार ही अपने में से चुनते थे। मान लिया 10,000 भागीदार है, 10,000 की पूंजी लगी हुई उसमें, तो अपने बीच में से वोटिंग कर करके वो 20 लोगों को या 24 लोगों को चुन लेते थे और उनको डायरेक्टर बना देते थे, जिसको हम लोग निदेशक बोलते हैं हिंदी में, और सम्मिलित रूप से पूरे बोर्ड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल कहा जाता था। और वो निदेशक मंडल व्यापार करती थी, और जो लाभ होता था तो अपना मेहनताना काट करके, अपना खर्च काट के, बाकी जो भागीदार होते थे उनके मध्य में लाभांश को, यानी फायदे को जो है वो बांट दिया जाता था, जो बेनिफिट था उसको बांट दिया जाता था। तो ये दोनों कंपनियां में डिफरेंस था, अंतर था। बात समझ में आ रही? तो हम ये बता इसलिए रहे हैं कि 1600 ईस्वी में जो ये कंपनी बनी, ये आरंभ में जो थी वो नियमित कंपनी थी। कब से? 1600 ईस्वी से लेकर के 1661 ईस्वी तक। बात समझ में आई? अब 1661 ईस्वी के बाद ये कंपनी जो है वो संयुक्त पूंजी कंपनी बन गई। एनी कंफ्यूजन? जिस समय एस्टैब्लिश्ड हुआ, स्थापित हुआ, बना, कब बना यह कंपनी? 1600 में। तो उस समय यह कैसी कंपनी थी? रेगुलर कंपनी थी, नियमित कंपनी थी। लेकिन 1661 के बाद जो है ये कैसी कंपनी बन गई? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि कंपनी के बहुत सारे दुश्मन भी वहां पैदा हो गए ब्रिटेन में, और कंपनी को की तरह अपनी कंपनी बनाने का प्रयत्न करने लगे। तो वो थोड़ी देर बाद हम लोग उसको देखते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हमने आपको बातें कही कि कंपनी को प्रतिक्रियावादी शक्तियों का भी सामना करना पड़ा, रिटेलिएटरी फोर्सेस का भी सामना पड़ना पड़ा। यानी इनका जो स्थापना था, एस्टेब्लिशमेंट था, वो निष्कंटक नहीं था। ऐसा नहीं था कि एस्टेब्लिश्ड हो गया तो किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के अंदर और यहां स्थानीय आधार पर भी इनको रिटेलिएटरी फोर्सेस का सामना करना पड़ा। तो प्रतिरोधी शक्तियां कौन थी, ये हम लोग दूसरे खंड में इसका देखेंगे। तो उसके लिए फिर एक नया स्लाइड लेते हैं। कंटिन्यूटी बने रहे आपकी समझ की, आपकी लिखावट की, उसके लिए ये आप कहिए कि ये आपका प्रथम टॉपिक हुआ इस सेक्शंस का। बात समझ में आई? अब दूसरा जो स्लाइड लेंगे तो प्रतिगामी शक्ति हेडिंग देंगे, रिटेलिएटरी फोर्सेस कंपनी के लिए, वो दूसरा शीर्षक होगा। क्लियर? तो दूसरा शीर्षक ले। तो कंपनी का प्रतिरोध, कंपनी का प्रतिरोध। रिटेलिएटरी फोर्सेस अगेंस्ट कंपनी। ठीक है ना? तो इसमें जो पहला था वो था इंटरलोपर। क्या था? इंटरलोपर, ये नाम दिया गया है और ये टर्मिनोलॉजी आपको परीक्षा में आता है। इसको बोलते थे अहस्तक्षेपी।
और इसको हम सरलीकृत कर दें आपके लिए, तो इसको बोलेंगे अवैध व्यापारी। अवैध व्यापारी ये कौन लोग थे? तो जैसा कि अभी बताया कि ब्रिटेन का वही व्यक्ति या वही कंपनी शासन करेगी, व्यापार करेगी भारत से या पूर्व के देशों से, जिसको वहां की सरकार ने चार्टर दिया है। चार्टर का मतलब अनुमति दिया है। जिन व्यक्ति समूह को या जिस कंपनी को, या जो व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है और वो अगर व्यापार करता है पूर्व के देशों के साथ या भारत के साथ, तो ऐसा ब्रिटिश नागरिक अवैध व्यापारी कहलाएगा। और उसी अवैध व्यापारी को हम हिंदी में अहस्तक्षेपी और इंग्लिश में इंटरलोपर कहा। बात समझ में आ रही? तो पहला जो प्रतिरोधी शक्ति कंपनी के लिए थी वो यही थी। तो इसके लिए कंपनी ने बहुत कड़े कदम उठाए, उन पर निगरानी रखी गई, दंडात्मक कार्रवाई की गई। अगर पकड़े गए तो उनके जहाजों को जब्त कर लिया गया, उन्हें जेल के सलाखों के अंदर डाला गया। तो इस प्रकार से कंपनी ने जो है हस्तक्षेपियों से मुक्ति प्राप्त की। दूसरा जो इनका जिस प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सामना करना पड़ा वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पूर्व डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया में व्यापार कर रही थी मसालों की, और इसी मसाले के चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला चार्टर व्यापार करने के लिए, तो भारत नहीं आई थी, पता है कि नहीं आपको? उसको तो क्या चाहिए था? ब्लैक पेपर चाहिए था, यानी काली मिर्च चाहिए था, तो इंडोनेशिया चली गई। तो इंडोनेशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले ही से स्थापित था, तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा में एक अम्बोयाना नरसंहार है। अम्बोयाना कार्नेज, ये 1623 ईस्वी में हुआ, 1623 एडी में हुआ। इसमें डचों ने बहुत सारे ब्रिटिश व्यापारियों को कत्ल कर दिया, मार दिया और वहां से भगा दिया। हालांकि ब्रिटिश व्यापारियों ने इसका बदला बाद में चल करके ले लिया, लेकिन इस अम्बोयाना नरसंहार से एक मुआहदा हो गया, एक संधि हो गई डच और ब्रिटिश के बीच में कि तुम वहां व्यापार करो इंडोनेशिया में और हम भारत में व्यापार करेंगे। तो इस तरीके से भारत के तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रुख हुआ वो एक घटना के कारण हुआ, और वो घटना कौन था? अम्बोयाना कार्नेज, अम्बोयाना नरसंहार, जो कब हुआ था? 1623 ईस्वी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब तीसरा जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां उनके समक्ष यानी कंपनी के समक्ष उपस्थित हुई, वो ब्रिटिश सांसद, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन। तो कंपनी का शासन तो एस्टैब्लिश्ड हो गया था, लेकिन
इस्टेब्लिश किसने किया? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, जिस पर महारानी ने हस्ताक्षर किए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। लेकिन कंपनी को जो लाभ हो रहा था और कंपनी को जो फायदा हो रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके विरोधी भी बहुत थे और वो ये सवाल करते थे कि कंपनी, सिर्फ एक कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार क्यों दिया जाए, अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी दिया जाए। तो बहुत समयों तक जो है ये मांग जो है वो टलती रही, लेकिन अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नई कंपनी, न्यू कंपनी ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स नाम से बनाई गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसमें चालाकी ये दिखाई कि उसके सारे शेयर या अधिकांश शेयर को खरीद लिया। तो कंपनी तो शेयर होल्डरों के बीच में रहती थी, तो उसके अधिकांश शेयर जब खरीद लिए तो मजबूरी में जो बाकी शेयर होल्डर थे उन्होंने 1709 ईस्वी में अपने आप को विलय कर लिया। तो फिर 1709 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ही बनी रही। लेकिन इससे भी जो है वो पार्लियामेंट्रियन खुश नहीं रहे। तब उन्होंने अगला कदम ये उठाया कि कंपनी को कुछ आर्थिक पैसे की जरूरत थी, आर्थिक पैसे की जरूरत थी, तो उसने 4 लाख स्टर्लिंग पाउंड का डिमांड किया। 4 लाख स्टर्लिंग पाउंड का डिमांड किया, किससे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और ये जब डिमांड किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो अवसर मिल गया जिस अवसर की तलाश में वो बैठा हुआ था कि साहब हम पैसा आपको ऐसे क्यों दें, आप पर तो हमारा कोई नियंत्रण है नहीं। और ये डिमांड जो किया गया वो एक्चुअली में 1757 के बाद किया गया, 1757 से 73 के बीच में। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी। उसमें घटनाएं कौन थी? तो प्लासी की लड़ाई हुआ 1757 में, 1764 में 20 सितंबर को बक्सर का युद्ध हुआ। ये 2 युद्धों के बाद कंपनी बंगाल में पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड हो गई। और हम लिख देते हैं 2 नाम, एक बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था? 1764 को। और ये कब हुआ था? 1757। ठीक है। तो इसके दोनों के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल का पॉलिटिकल पावर आ गया। यानी अभी तक वो एक ट्रेड पावर था कंपनी, यानी व्यापारिक शक्ति थी। इन 2 युद्धों के बाद उसे जो है वो बंगाल की राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई। पूरा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो इस तरीके से कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो कंपनी को बहुत आर्थिक लाभ हुआ और उसके बाद उसे जो है वो चटगांव और मिदनापुर की जमींदारी मिल गई। 64 का जो बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद उसे और क्षेत्रों का लाभ हुआ और अंत में 65 में एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 12 जुलाई 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है किसके बाद, किसके साथ? तो शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुगल सम्राट था उसके मध्य और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें एक पार्टी जो थी बंगाल का नवाब नजमुद्दौला भी था।
इसमें फैसला ये हुआ कि अब बंगाल में जो शासन होगा वो दो व्यक्तियों का होगा, एक नवाब का भी और दूसरा कंपनी का भी। ये कैसे संभव होगा, एक म्यान में दो तलवार कैसे? तो वो संभव पॉसिबल इस तरह से हुआ कि शासन के उस समय दो पार्ट थे, दो अंग थे। एक को बोलते थे दीवानी और दूसरे को बोलते थे फौजदारी। सिंपल वे में ये समझिए, दीवानी का मतलब कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व का संग्रह, और फौजदारी का मतलब हुआ न्यायालय और शांति व्यवस्था मेंटेन करना। तो निजामत नवाब के पास ही रही, लेकिन दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया। तो इस प्रकार से बंगाल का शासन दो भागों में बढ़ गया। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं डायरार्की, यानी द्वैध शासन, जो बंगाल में कब से कब तक चला? तो 1765 से लेकर के 1773। ये जो पीरियड था डायरार्की का, द्वैध शासन का, इसमें कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जी भर कर लूटा। जो वहां के इंटरलोपर थे, लफ्फू जिसको बोलते हैं आप लोग यहां, जिनका कोई समाज में अस्तित्व नहीं होता था, जिसको वहां नौकरियां नहीं मिलती थी, वो यहां चले आते थे, कंपनी में शामिल हो गए, और जब यहां से दौलत लेकर जाते थे तो ब्रिटेन के संभ्रांत क्लास देख के जलता था उनको कि ये आदमी इतना दौलत लेके कहां से आ रहा है, और उसको उपहास पूर्वक नवाब के नाम से वहां के लोग पुकारते थे कि देखो नवाब आ गया। तो ब्रिटेन में एक चर्चा के विषय बन गया कि कंपनी इतना लूट मचाई हुई है, तो इससे तो ब्रिटिश के ईमानदारी पर बट्टा लग रहा है, वैश्विक स्तर पे बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए कंपनी को नियंत्रण करना काफी जरूरी है। और उसी का प्रतिफल कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाने के बाद सबसे पहला नियंत्रण स्थापित करने वाला जो अधिनियम था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। हम समझते हैं कि आज की क्लास में हम जो शुरुआत था वो एक अच्छी तरीके से करके आपको बताया। अब अगले क्लास में जो कल का होगा, इस टॉपिक से आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। आपका दायित्व बनता है कि इसको आप वर्कआउट कर करके हमको दिखाएं। ठीक है, थैंक यू।